हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत में जो कार्यपालिका प्रधान है राष्ट्रपति, उसका निर्वाचन किस तरह से होता है, उसका इलेक्शन प्रोसेस क्या है, उस इलेक्शन प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो सबसे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, दो आर्टिकल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55। इन दोनों आर्टिकल्स को यदि हम डिटेल में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इंडियन प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंडिया एक रिपब्लिक का स्टेट है, गणतंत्रात्मक राज्य। और गणतंत्रात्मक राज्य के बारे में हम जो मुख्य बात बता सकते हैं वो ये कि कोई भी स्टेट रिपब्लिक तब कहा जाता है जब स्टेट के हेड को डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से चुना जाता है, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष जनता के द्वारा। जब किसी राज्य के प्रधान को चुना जाता है या जब किसी राज्य के प्रधान की नियुक्ति निर्वाचन के माध्यम से होती है, वो निर्वाचन जनता के द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन से भी हो सकता है या इनडायरेक्ट इलेक्शन से भी हो सकता है, उसको हम बोल सकते हैं कि वो एक रिपब्लिक स्टेट है। अब भारत भी चूंकि एक गणतंत्रात्मक राज्य है तो हमारे यहाँ पर भी इन दोनों में से एक मेथड को तो एडॉप्ट करना ही था। तो हम लोगों ने सेकंड मेथड को एडॉप्ट किया, यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को, इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है राष्ट्रपति का, उस मेथड को कॉन्स्टिट्यूशन के दौरान जब डिस्कशन हुआ तो इस इनडायरेक्ट मेथड को हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा चुना गया। अब जब अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो चुनाव करता कौन है? देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो अब हमारे सामने आएगा वो ये कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं निर्वाचक मंडल। अब यहाँ कहने को तो हम कह रहे हैं कि जनता चुन रही है ना। जनता के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जा रहा है, ये इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड जब जनता अडॉप्ट कर रही है तो डायरेक्ट कौन इलेक्ट कर रहा है? तो डायरेक्ट इलेक्ट कर रहा है एक इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद होगा। अमेरिका के अंदर भी जब हम लोगों ने वहां पर भी जो स्टेट का नेचर है वो रिपब्लिकन नेचर है, तो वहां पर भी एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। लेकिन थोड़ा सा अंतर है, अमेरिका में राष्ट्रपति को चुनने वाला इलेक्टोरल कॉलेज पूरी तरह से सेपरेटली फॉर्म उसका गठन किया जाता है। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं कि भारत में इलेक्टोरल कॉलेज कैसे बनता है, वो इलेक्टोरल कॉलेज जो राष्ट्रपति का चुनाव करता है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि भारत के इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करने वाला निर्वाचक मंडल के अंदर सबसे पहले संसद के जो दोनों हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उन दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर्स, यहाँ ध्यान रखना हम केवल इलेक्टेड मेंबर्स की बात कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है इलेक्टोरल कॉलेज का वो है पार्लियामेंट के दोनों हाउस के इलेक्टेड मेंबर्स। दूसरी बात हम करते हैं, हमारे यहाँ पर जितने भी स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स की जो असेंबलीज हैं, स्टेट लेजिस्लेचर जिसको आप कह सकते हो, उन लेजिस्लेचर्स के इलेक्टेड मेंबर्स, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, हमारे यहाँ कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, तो हम वहां पर केवल लोअर हाउस की बात कर रहे हैं। जिन जिन स्टेट्स के अंदर अपर हाउस भी है, वो अपर हाउस राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं है। तो दूसरा एलिमेंट हम क्या बता सकते हैं, सभी स्टेट की लेजिस्लेचर और उसमें भी केवल लोअर हाउस, ये दूसरा एलिमेंट है इलेक्टोरल कॉलेज का। तीसरा एलिमेंट हम लोग बता सकते हैं, हमारे यहाँ दो छोटे छोटे प्रदेश और हैं जिनको यूनियन टेरिटरी या सेमी स्टेट के रूप में भी जानते हैं, एक दिल्ली है और एक पौंडुचेरी, यहाँ की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ये तीन तरह के एलिमेंट्स जो हैं, ये तीन तरह के एलिमेंट्स मिलकर क्या बनता है, पूरा इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा, पब्लिक के द्वारा किया जाता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का मतलब एक निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रपति का इलेक्शन करता है। वो इलेक्टोरल कॉलेज बनता किससे है, तो हम बता सकते हैं कि तीन मेजर एलिमेंट्स हैं। पहला, पार्लियामेंट के दोनों हाउस के इलेक्टेड मेंबर्स।
दूसरा जितने भी हमारे यहाँ स्टेट्स हैं उनकी असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स, तीसरा दिल्ली और पौंडुचेरी के जो असेंबलीज हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स। तो ये तीनों मिलकर हमारे यहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचक मंडल कहलाता है। ठीक है, ये वही मेंबर है जो उस समय असेंबलीज या पार्लियामेंट के अंदर एज ए एमएलए और एमपी के रूप में काम करते हैं। यहाँ पर अभी मैंने कहा था अमेरिका से डिफरेंट कैसे है कि अमेरिका में जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसका सेपरेटली पब्लिक के द्वारा उसको इलेक्ट किया जाता है। उनका एक ही काम है कि वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए वोट डालेंगे और उसके बाद वो इलेक्टोरल कॉलेज पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो लोग जिस समय प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है तो उस समय जो लोग एमपी हैं और एमएलएज हैं वो लोग इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स के रूप में प्रेसिडेंट को वोट कास्ट करते हैं। तो ये एक डिफरेंस है अमेरिका के इलेक्टोरल कॉलेज और इंडिया के इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर। अब जैसे ये तो हमने बात कर ली कि निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज बनता किन लोगों से है। अब इनमें मेंबर्स कितने होते हैं तो वो हम लोग बात कर लेते हैं। अभी की जब हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ लोकसभा के अंदर 545 मेंबर्स हैं, है ना। मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन ने मैक्सिमम नंबर्स कितना डिसाइड कर रखा है 552, लेकिन एट प्रेजेंट हमारे यहाँ लोकसभा में कितने मेंबर हैं 545। लेकिन उनमें 2 मेंबर जो है वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो जैसे अभी हमने कहा कि नॉमिनेट मेंबर्स इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं होते हैं, तो लोकसभा के 543 मेंबर्स और इसी तरह राज्यसभा के 233 मेंबर्स। राज्यसभा की मैक्सिमम नंबर्स कितने हो सकते हैं 250, एट प्रेजेंट कितने हैं 245। 245 में 12 लोग जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो रिमेनिंग 233 मेंबर्स जो राज्यसभा के हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें पार्लियामेंट के 766 मेंबर संसद के सदस्य जो है वो इस निर्वाचक मंडल का हिस्सा है। इसी तरह हमारे यहाँ जितनी भी जो स्टेट असेंबलीज हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी को छोड़ दें हम, तो उन स्टेट असेंबली के अंदर हम 4020 मेंबर्स की बात कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैंने 4120 लिखा हुआ है, ये टोटल 4020 है, क्योंकि 100 मेंबर्स की जब हम बात करते हैं तो वो 100 मेंबर्स कौन से हैं 70 मेंबर्स दिल्ली की असेंबली के और 30 मेंबर्स पौंडीचेरी की असेंबली के। जो टोटल इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कितने मेंबर्स हैं अभी, तो हम बता सकते हैं कि 766 मेंबर्स तो पार्लियामेंट के, 4020 मेंबर्स सारे स्टेट्स के और 100 मेंबर्स जो है वो दिल्ली और पौंडीचेरी की असेंबलीज के मेंबर। तो इस प्रकार अभी एट प्रेजेंट जो हमारा इलेक्टोरल कॉलेज है उस इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर टोटल 4896 मेंबर्स हैं, जो कौन है हमारे यहाँ की पार्लियामेंट और असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स। तो ये इस प्रकार से भारत के अंदर राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज का गठन किया जाता है। ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन करता है, एक निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज करता है। वो बनता कहां से है, तो हम बता सकते हैं जो सेंट्रल और स्टेट की लेजिस्लेचर्स हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स से बनता है। और उसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं, तो हम बता सकते हैं 4896 मेंबर्स इस इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर है जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में अपने वोट कास्ट करते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जब हम लोग यहाँ पर एक और बताएं तो वो कि जैसे मैंने अभी कहा, कहीं पर भी चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे वो स्टेट की असेंबलीज हो, कहीं पर भी जो नॉमिनेट मेंबर्स होते हैं उन नॉमिनेट मेंबर्स के द्वारा राष्ट्रपति के वोट को कास्ट नहीं किया जाता है। और ना ही विधान परिषद, जिन स्टेट्स के अंदर अपर हाउस है वहां के लोग भी राष्ट्रपति के लिए वोट कास्ट नहीं करते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि नॉमिनेशन एक प्रकार का प्रिविलेज है, एक प्रकार का विशेषाधिकार है। वो पब्लिक के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, पब्लिक उनको इलेक्ट नहीं करती है, तो उनको हम पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन नहीं कह सकते। वो पर्टिकुलर एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वो व्यक्ति कौन होंगे जो एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये प्रेसिडेंट या गवर्नर डिसाइड कर रहे हैं कि हमको किसको नॉमिनेट करना है। तो इसीलिए वो एक प्रिविलेज लेकर हाउस के अंदर आते हैं, इसीलिए इन लोगों को राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट कास्ट का राइट नहीं दिया गया है, क्योंकि ये संभावना रहती है कि वो बायस्ड होकर वोट कास्ट कर सकते हैं।
इसीलिए मनोनीत और विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने से रोका गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो ये पहली पहली मुख्य बात। दूसरी मुख्य बात अब जो आ रही वो एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग अक्सर पढ़ते हो, राष्ट्रपति के चुनाव का मेथड क्या है। आर्टिकल 55 की अगर हम बात करें तो उसमें कहा गया है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एक सबसे महत्वपूर्ण शब्द है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, और एक दूसरा शब्द लिखा गया है मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय प्रणाली। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है और इसको अगर हम समझ गए तो हम राष्ट्रपति का पूरा इलेक्शन समझ जाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर हम दो चीजों की बात करते हैं, दो मेजर इश्यूज है जिनको हमारे लिए समझना जरूरी है। पहली बात, इंडिया आपको पता है एक डाइवर्स कंट्री है, मतलब नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट लगाकर हमारी जो पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन, वहां वहां बहुत सारी डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, सोशल डाइवर्सिटी है, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है, तो और सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक बेस पर भी डाइवर्सिटी है। यहाँ पर हम डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी को ज्यादा इम्फेसाइज करेंगे। किसी स्टेट के अंदर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, किसी स्टेट के अंदर जनसंख्या कम है, तो सभी स्टेट्स को, चाहे कहीं किसी स्टेट की डेमोग्राफी ज्यादा है चाहे किसी की कम, सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। ये बात कॉन्स्टिट्यूशनल जब बना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के माइंड में ये थी कि सभी स्टेट की पॉपुलेशन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, या सभी की ओपिनियन को इक्वल वेटेज मिले। तो इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि हम जो रिप्रेजेंटेशन का मेथड डेवलप करें वो प्रोपोर्शनल मेथड होना चाहिए, और इसी तरह से स्टेट और सेंटर, संघ और राज्यों के बीच भी एक इक्वालिटी हो। ऐसा नहीं हो कि जो केंद्र के या जो यूनियन लेवल पर जो रिप्रेजेंटेशन आ रहा है उनकी वैल्यूज ज्यादा हो और जो स्टेट लेवल के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी वैल्यूज कम हो जाए। तो इन दोनों बातों को कंसिडर करते हुए क्या तय किया गया कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से होगा। अब ये कैसे होगा इसको हम लोग समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को डिसाइड करने के लिए वोट की वैल्यू निकाली जाती है जिसको हम बोलते हैं मत मूल्य। वोट मतलब एक व्यक्ति एक व्यक्ति जो वोट कास्ट कर रहा है उसके वोट की कॉस्ट कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है, उसको कहा जाता है ये मत मूल्य है या वोट की वैल्यू है। अभी आप लोगों ने यहाँ पर देखा था, हमने पिछली स्लाइड के अंदर टोटल हमारे यहाँ पर नियर अबाउट 4,800 वोटर्स हैं। इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर जो मेंबर हैं वो तकरीबन 4,896 मेंबर्स हैं। उन सबके वोट की वैल्यू मोर और लेस इक्वल होनी चाहिए, और उसके लिए उन्होंने मत मूल्य या वोट वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो निकालना तय किया गया। ये एक महत्वपूर्ण बात जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर है। यहाँ पर हम एक चीज और बता सकते हैं, ये वोट की वैल्यू स्टेट असेंबलीज के जो इलेक्टेड मेंबर्स है उनकी भी निकाली जाती है, और जो पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स हैं यानी कि कुल मिलाकर इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी के वोट की वैल्यू निकाली जाती है। हम ये भी कह सकते हैं कि उनके वोटों का नंबर्स कितना है, मतों की संख्या कितनी है। यहां पर आप एक चीज ध्यान रखना, अभी जब पिछली स्लाइड में हम बात कर रहे थे तो हम लोगों ने क्या देखा था, टोटल वोटर्स हैं 4,896, लेकिन आप लोग यू विल वंडर कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट जब कास्ट होते हैं तो वो लाखों में वोट कास्ट होते हैं। तो वो जब वोटर्स तो एक ही हैं, 4,896 इतने ही वोटर्स हैं और हर वोटर्स को एक ही वोट देने का राइट है, तो फिर ये इतना नंबर कहां से आता है। तो इतना नंबर के पीछे जो हम रीजन दे रहे हैं वो रीजन यही है कि हर वोटर का वोट कास्ट किया जाता है, उसके वोट की वैल्यू निकाली जाती है, उसके वोटों का नंबर काउंट किया जाता है, इसीलिए वो नंबर बढ़ जाता है। अब वो वोट वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ये मत मूल्य निकालने का तरीका क्या है, उसको हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं असेंबलीज के अंदर, हमारे यहाँ जितने भी स्टेट्स हैं और जितने भी दिल्ली और पौंडीचेरी को मिलाकर जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके मेंबर्स के वोट की वैल्यू निकालने का कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरीका निकाला गया है, एक फॉर्मूला डिसाइड किया गया है, और उसमें सबसे पहले किसी एक एमएलए के वोट का वैल्यू निकाला जाता है, एक विधायक के मत का मूल्य। उसका फॉर्मूला क्या है,
सपोज करो किसी भी स्टेट के विधायकों का मत मूल्य निकालना है, तो उस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है, टोटल पॉपुलेशन, और उस टोटल पॉपुलेशन के अंदर उस स्टेट के इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं हाउस के अंदर, लोअर हाउस के अंदर, उसको डिवाइड किया जाता है और उसको मल्टीपल कर दिया जाता है 1/1000 से। तो ये फॉर्मूला है, टोटल स्टेट की टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय उस स्टेट की असेंबली के अंदर टोटल इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं और उसको मल्टीपल करते हैं 1/1000 से। इसको और इजी तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, और हमारा एग्जांपल हम राजस्थान से ही लेते हैं। जैसे राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन 2,57,65,806, इसको हम डिवाइड करते हैं, राजस्थान की असेंबली में टोटल मेंबर्स कितने हैं 200, और उसको मल्टीपल करते हैं 1/1000 से। तो ये आता है अप्रोक्स 129, यानी कि एक विधायक जो वोट कास्ट करेगा उसके वोट की वैल्यू कितनी हो गई 1 = 129। मतलब वो वोट तो एक ही दे रहा है, लेकिन उसके वोट काउंट कितने होंगे 129 वोट काउंट होंगे। ठीक है, अब अगर आप यहां पर एक देखो, एक विशेष चीज जो कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछी जाती है, आपको मैंने राजस्थान की पॉपुलेशन बताई 2,57,65,806, जबकि अभी तो राजस्थान की पॉपुलेशन लगभग 6 करोड़ से भी ज्यादा है। तो ये 2,57,00,000 क्यों, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये तय कर दिया गया था कि 1971 का जो सेंसस है 2026 तक उसी सेंसस को बेस माना जाएगा पॉपुलेशन के लिए। ये ध्यान रखना, अभी 2020 चल रहा है, 1971 से लगाकर अभी तक ये जो फॉर्मूले से वोट वैल्यू निकाली जाती है, इस वोट फॉर्मूले के अंदर कौन सी पॉपुलेशन को बेस माना जाता है 1971 की जो सेंसस हुई थी, 1971 की जो जनगणना हुई थी, और उस सेंसस में हर स्टेट की जितनी पॉपुलेशन है उसी पॉपुलेशन को बेस बनाकर ये वोट वैल्यू निकाली जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि उसके बाद आप लोगों को पता है हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल की एक पॉलिसी बहुत व्यापक रूप से चली थी, तो उसमें कुछ साउथ के जो स्टेट्स थे उन स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल करने में सफलता हासिल कर ली थी, लेकिन उनके कंपैरिजन में नॉर्थ के स्टेट में पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुई थी। तो अगर पॉपुलेशन के बेस पर ये रिप्रेजेंटेशन तय होते हैं असेंबलीज और पार्लियामेंट के अंदर, तो स्टेट और सेंटर के बीच में या विद इन स्टेट एक बहुत बड़ा गैप आ जाता, कहीं पर रिप्रेजेंटेशन कम हो जाता, कहीं पर रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो जाता, तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में एक बैलेंस नहीं बन पाता। इसीलिए क्या तय किया गया कि 1971 की जो सेंसस है उस सेंसस को बेस बनाकर, क्योंकि ये एक आइडियल सेंसस थी जिसके अंदर हर स्टेट की पॉपुलेशन मोर और लेस इक्वल रही है ना, उतना ज्यादा डिफरेंस उसके अंदर नहीं था, इसीलिए 1971 की सेंसस को बेस बनाकर ये जो जनसंख्या है वो तय की गई, जो अभी मैंने राजस्थान के एग्जांपल में आपको बताई। 2026 तक ये 1971 की सेंसस ही बेस रहेगी। फिर सभी स्टेट्स और पार्लियामेंट के डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस चल रहा है या जो आगे और कंटिन्यू होगा, उसके बाद ये 1971 की सेंसस हट जाएगी और एक नया बेस हो सकता है 2021 या 2011 को बना लिया जाए, उसकी सेंसस को बना लिया जाए। लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि 1971 की सेंसस को ये पॉपुलेशन का बेस बनाया गया है। खैर, तो हम बात कर रहे हैं एक विधायक के मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जिस भी स्टेट के एमएलए की वोट वैल्यू निकालनी हो, तो उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन में उस स्टेट के अंदर टोटल इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं हाउस में, उसको उससे डिवाइड कर देते हैं और फिर उसको 1/1000 से मल्टीपल करते हैं। तो जो हमारे पास फिगर आता है वो फिगर उस स्टेट के एक विधायक के मत का मूल्य माना जाता है। एक विधायक, ध्यान रखना, अभी हम केवल एक की बात कर रहे हैं ना। अब आपको पता है राजस्थान में टोटल कितने एमएलए हैं 200, तो राजस्थान के अंदर 200 एमएलए की वोट वैल्यू कितनी होगी, तो 200 को 129 से मल्टीपल कर देते हैं हम। तो राजस्थान में निर्वाचक मंडल में टोटल 200 मेंबर ही हैं, लेकिन जब उनके वोट कास्ट किए जाएंगे तो वो कितने होंगे 25,800। 25,800 वोट राजस्थान से गिरते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन के अंदर। वोट डालने वाले लोग 200 हैं, वोट कास्ट भी एक एक ही किया जाता है, लेकिन वोट वैल्यू के बेस पर ये नंबर बढ़कर 25,800
हो जाता है। तो जो एग्जाम्पल अभी हमने राजस्थान में देखा, वही जितने भी रिमेनिंग स्टेट्स हैं उनमें, और दिल्ली और पौंडुचेरी, इन दोनों के अंदर भी इसी फॉर्मूले से वोट कास्ट किया जाता है और वोट की वैल्यू निकाली जाती है। तो इस आधार पर हम क्या बता सकते हैं कि हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट को छोड़कर, फिर ध्यान से सुनना, पार्लियामेंट को छोड़कर जितनी भी असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन सब के वोट की वैल्यू कितनी है? 5,49,474। वोटर्स कितने हैं? 4,120, लेकिन उनके वोट की वैल्यू कितनी है? 5,49,474। ये सारे एमएलएस की वोट की वैल्यू है। ठीक है, तो ये पहला बात, ये प्रोपोर्शनल मेथड से हर स्टेट को इक्वलिटी देने के लिए इस प्रकार से वोट की वैल्यू निकाली जाती है। तो जैसे हमने कहा कि वोट वैल्यू केवल एमएलए की ही नहीं, एमपी की भी निकाली जाती है। संसद के सदस्यों के भी, जो निर्वाचित सदस्य हैं, जो इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट हैं, उनके वोट की भी वैल्यू निकाली जाती है। और उनके वोट की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला ये है कि ये जितने भी स्टेट असेंबलीज के जो एमएलए हैं उनके वोट वैल्यू का टोटल जितना भी है, वापिस आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि जितने भी असेंबलीज के एमएलए हैं उन सभी के वोट की टोटल वैल्यू उसके अंदर हम भाग देते हैं, उसको डिवाइड करते हैं किससे? पार्लियामेंट के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं जो कि इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट हैं, है ना। अब जैसे हम इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे अभी हमने कहा टोटल 5,49,474, ये जो फिगर है वो पूरे भारत की असेंबलीज के एमएलएस के वोट की वैल्यू का टोटल है। अब इसके अंदर हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 776 से। ये 776 क्या है? ये है पार्लियामेंट के वो इलेक्टेड मेंबर्स जो कि प्रेसिडेंट के लिए वोट कास्ट कर रहे हैं। तो ऐसे एक एमएलए की वोट वैल्यू आ जाती है और वो कितनी होती है? 708। ये एक सांसद, एक एमपी के वोट की वैल्यू है, उसके वोट का मूल्य है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि एक एमपी जब वोट कास्ट करता है तो वो कितने के बराबर होता है? 708 मतों के बराबर होता है। वोट एक ही एमपी डाल रहा है, एक ही वोट डाल रहा है, और उसके वोट की जो कीमत है या उसके वोट की जो संख्या है वो 708 या 708 वोट है। और इसको जब हम सभी मेंबर्स से मल्टीपल करते हैं तो आप देख सकते हो टोटल मेंबर्स कितने हैं इलेक्टोरल कॉलेज में पार्लियामेंट से? 776। उसको 708 से मल्टीपल किया तो कितना आया? 5,49,408। आप देख लीजिए, ये तकरीबन वही फिगर है 5,49,474 जो असेंबलीज के विधायकों के मतों का कुल मूल्य है। लगभग ये टोटल बराबर है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक स्लाइड में देखा था कि स्टेट के अंदर तो इक्वलिटी रहेगी ही रहेगी, लेकिन सेंटर और स्टेट की रिप्रेजेंटेशन में भी एक इक्वालिटी रहे, इसलिए ये वोट की वैल्यू निकाली जाती है। तो ये हम लोगों ने देखा कि किस तरह से विधायकों के मतों का मूल्य निकाला जाता है और किस तरह से सांसदों के मतों का मूल्य निकाला जाता है। अब आप देखिए टोटल इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर टोटल कितने वोट होते हैं, टोटल कितने वोट गिरेंगे। अभी हमने मेंबर्स की बात करी तो हम कह सकते हैं कि 4,896 मेंबर इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर हैं, लेकिन जब वो वोट कास्ट करते हैं, सभी लोग अगर वोट कास्ट करेंगे और वो वैलिड वोट होंगे तो उनका नंबर कितना होगा? 10,98,882, 10,98,882 वोट्स। अगर सभी लोग वोट कास्ट करते हैं, प्रॉपरली वोट कास्ट करते हैं, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर इतने वोट कास्ट होंगे। ये इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर एक महत्वपूर्ण बात जो हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं, और इसी को हम कहते हैं ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, या जिसको हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व के नाम से समझ सकते हैं। दूसरी एक और बात जो आर्टिकल 55 के तहत बताई गई है वो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय प्रणाली। अब वो एकल संक्रमणीय प्रणाली क्या है उसको समझने के लिए हम लोग बात करते हैं पहले कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जितने भी कंटेस्टेंट होते हैं, जितने भी उम्मीदवार होते हैं, उनको जीतने के लिए क्या चाहिए? तो उसके लिए हम कहते हैं एक न्यूनतम कोटा,
एक फिगर कि कम से कम इतने वोट तो उसको मिलने ही चाहिए, न्यूनतम कोटा, मिनिमम कोटा, इतने वोट अगर किसी कंटेस्टेंट को मिल जाते हैं तो वो विनर घोषित किया जाता है। तो वो न्यूनतम कोटा कैसे निकाला जाता है पहले हम उसको देखते हैं, उसके बाद फिर हम सिंगल ट्रांसफर वोट पे जाते हैं। तो न्यूनतम कोटा निकालने का एक फॉर्मूला जो बताया गया है कि टोटल वैलिड वोट कितने हैं, यहां आप ध्यान रखना हम टोटल वैलिड वोट की बात कर रहे हैं। अभी पिछली स्लाइड के अंदर आप लोगों ने देखा था टोटल वोट कितने होते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर, 10,98,882, यानी कि तकरीबन 11 लाख वोट है ना। अब इस इन 10,98,882 में से जरूरी नहीं है कि सभी वैलिड वोट हो सकता है किसी ने वोट कास्ट करते वक्त गलती कर दी हो तो उसका वोट काउंट नहीं होगा, है ना, वो खारिज हो जाएगा, वो रद्द हो जाता है। हो सकता है कोई अब्सेंट रह गया हो, तब भी उसका वोट काउंट नहीं माना जाता। तो कहने का मतलब इसीलिए ये फॉर्मूले में क्या लिखा गया है, वैलिड वोट, न्यूनतम मिनिमम कोटा निकालने के लिए जितने भी वोट कास्ट हो रहे हैं उनमें से वैलिड वोट कितने हैं उसको डिवाइड कर दिया जाता है 2 से और उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। तो ये जो फिगर आता है उसको हम कहते हैं अगर उतना किसी को वोट मिल जाता है तो वो विनर घोषित हो जाता है। ये आप ध्यान रखना, ये मिनिमम कोटा डिसाइड करने का एक फॉर्मूला है, टोटल वैलिड वोट डिवाइड बाय 2 + 1, इससे इससे मिनिमम कोटा डिसाइड होता है। यहां पर हम कुछ विशेष बात कर लेते हैं कि जिस कंटेस्टेंट को इस मिनिमम कोटे जितने वोट मिल जाते हैं वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है और वो पूरा प्रोसेस वहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर किसी को मिनिमम कोटे जितने वोट नहीं मिलते हैं तब दूसरा जो हमारा मेन पॉइंट था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वो प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एकल संक्रमणीय प्रणाली। इसको ट्रांसफरेबल स्थानांतरण भी समझ सकते हो, संक्रमण भी बोल सकते हो। संक्रमण का मतलब क्या होता है, फैलना, एक से दूसरे के अंदर स्प्रेड होना, है ना। तो यहां पर भी वोटों को स्प्रेड किया जाता है कब, जब अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि जिसको भी मिनिमम कोटे जितने वोट नहीं मिलते हैं तब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और इसके अंदर किया क्या जाता है, अब यहां पर आप ध्यान रखना, जब भी वोटिंग होती है प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, टोटल 4,896 मेंबर्स हैं, वो एक ही वोट डालते हैं। हर मेंबर कितने वोट डालेगा, उनको राइट है एक ही वोट डालने का, लेकिन उनको एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि जब भी वो वोट कास्ट करेंगे तो वोट कास्ट करते वक्त वो अपनी प्रायोरिटीज तय करेंगे। वो प्रायोरिटीज तय करने का मतलब सपोज करो किसी इलेक्शन के अंदर 4 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, है ना, 4 में से कोई व्यक्ति ए को वोट देना चाहता है कि उसकी नजर में ए व्यक्ति जीतना चाहिए, तो वो ए के नाम के आगे नंबर 1 लिखेगा। फिर वो चाहता है कि अगर ए नहीं बने तो उस कंडीशन में सी बनना चाहिए, तो वो सी के नाम के आगे सेकंड नंबर की प्रायोरिटी तय करेगा। फिर वो चाहता है कि अगर सी भी नहीं बने, डी बनना चाहिए, तो वो डी के आगे थर्ड प्रायोरिटी तय करेगा और बी के आगे वो 4, यानी कि वोट कितने दे रहा है, वो एक ही दे रहा है, लेकिन वो प्रायोरिटी तय कर रहा है कि मेरी नजर में सबसे पहले इसको मौका मिलना चाहिए, ये इसको नहीं मिलता है तो सेकंड इसका नंबर आना चाहिए, इसको भी नहीं मिलता है तो थर्ड इसका आना चाहिए, और इसको भी नहीं मिलता है तो फोर्थ इसको आना चाहिए। मतलब जितने भी कंटेस्टेंट हैं उन कंटेस्टेंट को वो अपनी वरीयता, उनके नाम के आगे वो अपनी प्रायोरिटीज तय करता है। वोट एक ही दे रहा है लेकिन सभी कंटेस्टेंट के नाम के आगे वो अपनी प्रायोरिटीज तय कर रहा है। ये और इसी प्रायोरिटीज के बेस पर वोटों का संक्रमण या ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात। फिर अभी हम यहाँ पर कह रहे हैं जब ये वोटिंग प्रोसेस पूरा हो जाता है, यानी कि हर वोटर अपना वोट कास्ट कर देता है और हर कंटेस्टेंट के आगे प्रायोरिटीज तय कर देता है, तो वोटों की काउंटिंग होती है। काउंटिंग के अंदर ये देखा जाता है, फर्स्ट फेज जो होता है काउंटिंग का, उसके अंदर ये देखा जाता है कि सबसे ज्यादा वोट किसको मिले, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटीज किस कंटेस्टेंट को मिली। पहली काउंटिंग के या पहले फेज के अंदर जो काउंटिंग होती है उसमें यह देखा जाता है कि किस कंटेस्टेंट को प्रेसिडेंट के चुनाव के अंदर किस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा पहली वरीयता मिली। अगर किसी को मिनिमम कोटे जितनी वरीयता मिल गई तो वो जीत जाता है, और अगर किसी भी उम्मीदवार को, जैसे अभी हमने 4 उम्मीदवारों का एक एग्जांपल लिया था, 4 में से किसी भी उम्मीदवार को मिनिमम कोटे जितने वोट नहीं मिले, उस कंडीशन में दूसरा फेज स्टार्ट होता है काउंटिंग का, दूसरा चरण।
और इसी दूसरे फेज से वोटों को ट्रांसफर करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और उसमें क्या किया जाता है कि सबसे कम वोट कौन से कैंडिडेट को मिले, जैसे अभी हमने बात करें ए बी सी डी, है ना, सपोज करो सी कैंडिडेट को सबसे कम वोट मिले, तो सी कैंडिडेट के को उस पूरी काउंटिंग के प्रोसेस से हटा दिया जाएगा और ये देखा जाएगा कि सी कैंडिडेट को जिन लोगों ने वोट दिया है, सी कैंडिडेट को जिन लोगों ने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, उनकी नजर में सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रायोरिटी किसको दी गई है। तो सपोज करो सी कैंडिडेट को 15 लोगों ने वोट दिया है और उन 15 लोगों में से 10 लोगों ने ए कैंडिडेट को सेकंड प्रायोरिटी दी थी, तो उन 15 में से 10 वोट सीधे किसको चले जाएंगे, ए को ट्रांसफर हो जाएंगे। और सपोज करो उन 15 में से 3 लोगों ने थर्ड प्रायोरिटी दी थी डी को, तो 15 में से 3 वोट किसको चले जाएंगे, डी को चले जाएंगे। तो इस तरह से वोटों का ट्रांसफर किया जाता है और ये ट्रांसफर तब तक चलता है जब तक कि किसी भी कैंडिडेट को मिनिमम कोटे जितने वोट नहीं मिल जाए। सपोज करो दूसरे फेज के अंदर सबसे कम, अभी हमने एग्जांपल लिया था, सी को वोट मिले और उसको हटा दिया, और उसके बाद भी अगर किसी को वोट नहीं मिले तो अब 3 उम्मीदवार मैदान में बचे, ए बी और डी। तो अब थर्ड फेज के अंदर क्या करेंगे, देखेंगे कि ए बी और डी में से सबसे कम वोट किसके हैं। अब सपोज करो बी के सबसे कम वोट हैं, तो बी का नाम हटा देंगे और बी को जितने वोट मिले हैं वो ए और डी में उसी प्रायोरिटी के हिसाब से ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है, तब तक चलता रहता है जब तक कि किसी को भी मिनिमम कोटे जितने वोट नहीं मिल जाते हैं। तो ये है आपके सिंगल ट्रांसफर वोट का मतलब। किसी को भी मिनिमम कोटे तक पहुंचाने के लिए, किसी भी कंटेस्टेंट को न्यूनतम कोटे जितने मत देने के लिए वोटों का ट्रांसफर किया जाता है और उसमें यह देखा जाता है कि सबसे कम वोट किसको दिए गए हैं, उसका नाम हटाकर उसके वोटों को वरीयता के आधार पर, प्रायोरिटीज के आधार पर दूसरे रिमेनिंग कैंडिडेट्स में उनके वोट ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो ये एकल संक्रमणीय प्रणाली है। तो अब पूरी अगर हम बात करें राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली, पूरी प्रणाली क्या है, तो आप देख लीजिए 4 बड़े बड़े शब्द हम इसमें बता सकते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर इनडायरेक्ट मेथड, जो भी हमने कहा, प्रत्यक्ष रूप से कौन चुनता है, इलेक्टोरल कॉलेज, लेकिन इनडायरेक्टली कौन चुन रहा है, जनता के द्वारा। फिर दूसरा हमने देखा था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तीसरा हमने देखा था सिंगल ट्रांसफर वोट, और चौथा है गुप्त मतदान, जिसको हम कहते हैं सीक्रेट बैलेट पेपर जो होता है। कोई भी ये 4896 जो मेंबर हैं वो लोगों को दिखा दिखा कर वोट कास्ट नहीं करते हैं। आप अच्छी तरह से समझते हैं गुप्त मतदान का मतलब क्या होता है, एक तरफ जाकर बिना किसी को बताए अपनी मर्जी से अपनी पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देना और चुपचाप बैलेट बॉक्स में डाल देना, तो ये गुप्त मतदान। तो 4 मेजर पॉइंट्स हम बता सकते हैं पूरे प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसेस के अंदर, इनडायरेक्ट इलेक्शन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफर वोट और गुप्त मतदान। ये इस मेथड से राष्ट्रपति का पूरा इलेक्शन किया जाता है। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण बात जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि राष्ट्रपति के इलेक्शन के अंदर संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों और दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। सपोज करो कोई किसी राज्य की विधानसभा किसी समय भंग हो गई हो और उसी समय राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा हो, तो वो चुनाव होगा या नहीं होगा, है ना, क्योंकि एक पूरे स्टेट के लोग उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टोरल कॉलेज में नहीं हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बेस पे भी हम लोग ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया कभी भी प्रभावित नहीं होगी अगर किसी राज्य के अंदर कुछ एमएलएज नहीं हैं या सभी एमएलएज नहीं हैं, तब भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा, उस राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। मतलब निर्वाचक मंडल यदि अधूरा है तब भी चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी। दूसरा एक और महत्वपूर्ण बात हम यहां पर कह सकते हैं, अगर राष्ट्रपति के इलेक्शन को लेकर कोई कंट्रोवर्सी या कोई डिस्प्यूट उत्पन्न हो जाता है तो उसको रिजॉल्व करने का काम कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट का। ये सुप्रीम कोर्ट के पास ही ये पावर है कि वो राष्ट्रपति के इलेक्शन से जुड़े हुए सभी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेगा और वो जो भी फैसला लेगा वो अंतिम फाइनल डिसीजन होगा और सबके लिए वो एक्सेप्टेबल भी होगा, अंतिम और मान्य। यहां पर एक और बात हम यहां पर कह सकते हैं, सपोज करो कोई राष्ट्रपति के लिए कोई इलेक्शन हुआ,
है ना, और उस इलेक्शन के प्रोसेस पर किसी ने पिटिशन फाइल कर दी, किसी ने कोई कोर्ट के अंदर ये केस लगा दिया कि इस इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है, और सुप्रीम कोर्ट उसकी इन्वेस्टिगेट करके अगर ये पाता है कि हाँ ये आरोप, ये चार्जेस जो लगाए हैं वो सही है, तो वो राष्ट्रपति के इलेक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन तब तक सपोज करो इस पूरे प्रोसेस में अगर 5 महीने, 6 महीने, 1 साल की अवधि निकल जाए और इस ड्यूरेशन में प्रेसिडेंट ने जो भी काम किए उन कार्यों को इनवैलिड नहीं माना जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि उन कार्यों की वैलिडिटी बनी रहेगी और उनका इफेक्ट, वो उतने ही इफेक्टिव रहेंगे जैसे कि कोई प्रेसिडेंट करता है। तो ये एक और महत्वपूर्ण बात। और लास्ट बात हम लोग यहाँ पर एक और कह सकते हैं कि ये जो दो वर्ड हम जिसको बार बार यूज कर रहे हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफर वोट, इन दोनों वर्ड्स की बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी हुई है कि ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व तो एक से ज्यादा मेंबर्स जहां पर इलेक्टेड होते हो उसके लिए यूज किया जाता है। हमारे यहाँ तो एक ही वोट, एक ही मेंबर्स को, एक ही रिप्रेजेंटेटिव को चुना जा रहा है, एक ही प्रेसिडेंट को चुना जा रहा है, तो ये प्रॉपर नहीं है। इसी तरह से सिंगल ट्रांसफर वोट का भी कोई औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हमने इन दोनों प्रोसेस को यहाँ पर एडॉप्ट किया है।